नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाई है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी बिसात बिछाई है। और इस चुनाव की रस्साकसी को देखकर ऐसा लगता है कि एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के इस चुनाव में जिस तरह से बिसात बिछती जा रही है, उसमें जितनी तेजी से सांप्रदायिकता का कार्ड उसका घोड़ा दौड़ाने की कोशिशें हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पीडीए जमीन पर छाता जा रहा है। पिछड़ा दलित अकलियत का जो नारा अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के वक्त दिया, अब वो नारा जमीन पर दिख रहा है। और इस उपचुनाव के कुछ दिनों पहले कई जिलों में हुए बार काउंसिल के चुनाव की बात करें, वकालत खाने के चुनाव की, वहां भी वकालत खाने में भी पीडीए अपना काम करता दिखा। और जब पीडीए वकालत खाने तक पहुंच गया, जहां से किसी भी जिले का पॉलिटिकल पल्स तय होता है, जहां से पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है, जमीनी हवा किस दिशा में बह रही है, इसका सबसे अच्छा आकलन आमतौर पर किसी भी जिले की सीटों का करना हो तो वकालत खाना सबसे उपयुक्त जगह होती है। और उस वकालत खाने में जिला स्तर पर यदि पीडीए काम करता हुआ दिखा है, तो पीडीए जमीन पर 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में काम करता दिखे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नाले पर दहला अखिलेश यादव खेल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे तमाम तरह की बातें हो रही है। और बटेंगे तो कटेंगे की बातें जब शुरू होती है तो लोगों को आश्चर्य इस बात पर होता है कि किसके लिए कहा जा रहा है। ये सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के लिए तो नहीं कहा जा रहा, या उन मोहतरमा के लिए तो नहीं कहा जा रहा जो सेबी की चीफ के तौर पर बैठी हुई है। ये पूरा का पूरा जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी, सत्ता और कॉरपोरेट के बीच का जो नेक्सस बनाया गया, यहां तक कि लोक लेखा समिति के सामने उपस्थित होने में दिक्कत हो रही है सेबी के प्रमुख को, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा इसके लिए तो सामने नहीं आ रहा। सांप्रदायिकता की बिसात अब लगता है कि उसकी मियाद पूरी हो गई है। हालात कहीं सांप्रदायिक आधार की तरफ नहीं ले जा रहे। और बात यदि उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया था, जब 80 में 43 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को जीत दिला दी थी। 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई थी। तब सिमट गई थी जब भारत रत्न देकर के इंडिया अलायंस के खेमे से जयंत चौधरी को एनडीए अलायंस में खींचा गया था। तब सिमट गई थी जब ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे प्लेयर अलग अलग इलाके के जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने साथ मिला रखे थे। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक जमीन पर उतरे हुए थे। अब गाजियाबाद से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के अगर उपचुनाव की सीटों की बात करें तो 9 सीटों पर सभी 9 सीटें सपा लड़ रही है। पीडीए का नारा जमीन पर है और असली मास्टर स्ट्रोक तो आज खेला अखिलेश यादव ने एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, आश्चर्य देखिए गोदी मीडिया की, महाराष्ट्र के ऊपर कोई कॉन्क्लेव नहीं चल रहा। आमतौर पर उपचुनाव के लिए कॉन्क्लेव का होना मैंने पहली बार देखा, क्योंकि आज तो गोदी मीडिया का जमाना है और गोदी मीडिया के जमाने में झारखंड पर, महाराष्ट्र पर अभी आपने देखा नहीं है कि वहां जाकर के कोई कॉन्क्लेव हो रहा हो। लेकिन तमाम तथाकथित एंकर, पैकेज पर काम करने वाले एंकर क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के बिसात बिछाते हुए और उसमें अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय निषाद बुलाए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बुलाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव बुलाए जा रहे हैं, बीजेपी के लोग बुलाए जा रहे हैं। भाई 9 सीटों का उपचुनाव इतना बड़ा हो गया। महाराष्ट्र की 288 सीटों के चुनाव से और झारखंड की 81 सीटों के चुनाव से ज्यादा बड़ा उपचुनाव हो गया। दरअसल ये एक तरफ महाराष्ट्र से ध्यान हटाने की कवायद, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की बिसात को मोहरा बनाकर उत्तर प्रदेश के सहारे महाराष्ट्र यदि नहीं सध रहा तो झारखंड को साधने में ही कोशिश करके देखने में क्या जाता है, क्योंकि टेलीविजन और हिंदी भाषी मीडिया की पहुंच तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक है ही, क्यों ना वहां कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी लोगों के दिलो दिमाग पर
पीडीए, आरक्षण, पिछड़ा जाति जनगणना, इन सब मुद्दे को किनारे करके क्यों ना सांप्रदायिकता की अफीम को ऊपर कर दिया जाए। कई सवाल हैं। दरअसल मास्टर स्ट्रोक जो अखिलेश यादव ने खेला, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के बगलगीर, एनडीए गठबंधन के गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार को उन्होंने श्रेय देने का काम किया। श्रेय किस लिए दिया? जातिगत जनगणना सबसे पहले नीतीश कुमार ने कराई है, उसके आंकड़े सार्वजनिक करने वाले वो पहले नेता बने हिंदी भाषी भारत में। अब अखिलेश यादव कई सियासत एक साथ साध रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार के स्वजातीय मतदाताओं को उन्होंने बखूबी साधा। एक तरह से टिकटों के माध्यम से बड़ी संख्या में टिकट दिए कुर्मी समाज के लोगों को, और दूसरा गाहे बगाहे ये भी कहते रहे कि नीतीश जी तो उधर चले गए, इधर रहते तो हम उन्हें प्रधानमंत्री बना देते। और अब उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। एक तीर से कई निशाने। भारतीय जनता पार्टी की दरअसल कवायद ये रहती है कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट बैंक के खांचे में शिफ्ट करके रखा जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यानी मुलायम परिवार के अगर कुछ एक चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, और वो भी परिवार के आधार पर नहीं बल्कि विनेबिलिटी के आधार पर, जीत सकने की संभावना के आधार पर कुछ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, तो एक भी यादव उम्मीदवार अखिलेश यादव ने नहीं उतारे थे। हर तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रह गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली। इस बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और सपा में रिफ्ट है, उसमें मतभेद है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उसकी साख दांव पर लगी हुई है, और खासकर हरियाणा चुनाव के बाद लगी हुई है, क्योंकि कई बार यह कहा जाता है कि किसी भी विपक्षी गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। लेकिन कांग्रेस जहां बची हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी का मजबूत आधार है, उसने सारी एनर्जी वहां खपाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, और उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल की भूमिका में आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी का सहयोग एक तरफ दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बड़े हिस्से को यह एश्योरेंस दे रहा है, यह आश्वासन देने की स्थिति में जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वही नतीजा विधानसभा के उपचुनाव में अपेक्षित है। वहीं दूसरी तरफ से कई सारी बीसी टीम भी उतारी गई है, वोट काटने वाली टीमें, और यह बात उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा से लेकर कई सीटों पर देखे जा सकते हैं। सवाल यह उठता है, एक तरफ अखिलेश यादव जब जाति के दायरे से बाहर निकलकर जमात की राजनीति करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे की बात कही जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी बटोगे तो कटोगे वाली सियासत पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? अखिलेश यादव भी तो यही कह रहे हैं कि पीडीए को वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी पिछड़ा दलित अकलियत को तो वही कहते हुए नजर आ रहे हैं, बस शब्दों के चयन में हेरफेर है। अखिलेश यादव उन्हें यूनाइट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। योगी मोदी से लेकर मोहन भागवत तक के स्टेटमेंट को देखेंगे, राज सिंह तक के स्टेटमेंट को देखें, तो वहां आधार, एकजुटता का आधार वहां पर सांप्रदायिक है। अखिलेश यादव के लिए एकजुटता का आधार सामुदायिक है। वंचना एक बड़ा आधार बना रखा है अखिलेश यादव ने, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में सदियों से समुदाय के आधार पर वंचना, गरीबी, भेदभाव ये एक बहुत बड़ा सत्य रहा है। और उत्तर प्रदेश के हालात को यदि देखें तो जिन्हें प्रिविलेज तबका माना जाता है, कैसे थाने में उठा कर ले जाए गए और किन की लाश बाहर आई है, वो कौन लोग हैं, किस समुदाय से आने वाले लोग हैं, मोहित पांडे कौन है, कौन थे मोहित पांडे? मोहित पांडे के ऊपर कोई विकास दुबे की तरह आरोप नहीं थे, और विकास दुबे के साथ भी जो कुछ हुआ, क्या भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है कि इनकाउंटर मॉडल और बुलडोजर जस्टिस सिस्टम से ही भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा? ये सब सवाल एक ऐसे दौर में आकर खड़े हो गए हैं जिस दौर में इस देश का सबसे बड़ा सूबा विकास के मुद्दों को दरकिनार करते हुए, लोकतांत्रिक उसूलों को दरकिनार करते हुए
एक नई राजनीतिक संधि और राजनीतिक परिस्थितियों का पिछले कई वर्षों से सामना कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सियासत विकास के मुद्दे पर कितनी होती है ये कहने की जरूरत नहीं है, रोजगार के मुद्दे पर कितनी होती है ये भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो बात अखिलेश यादव ने कही है कि ये सबसे बेकार और घटिया नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये नारा सबसे घटिया नारा जब उन्होंने बताया तो एक बात तो साफ दिखती है कि साथ जोड़कर राजनीति करने में वो करेंगे नहीं करेंगे वक्त बताएगा, लेकिन परसेप्शन बनाने में लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने कामयाबी पाई थी, मंडल पॉलिटिक्स और उस मंडल पॉलिटिक्स के दायरे में दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने में जो उन्होंने कामयाबी पाई थी, विधानसभा उपचुनाव में यदि ये सिलसिला अनवरत रूप से जारी रह गया, उपचुनाव में जारी रह गया, तो तय मानिए उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दी, तो तय मानिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद पर भी बदलाव हो सकता है। बदलाव किस रूप में? क्या बदलाव उत्तर प्रदेश के सामुदायिक समीकरण को साधने के लिए होगा, या बदलाव योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से मुक्ति पाने के लिए होगा, या बदलाव अखिलेश यादव के मुकाबले के लिए होगा? दरअसल इन सारी परिस्थितियों पर 9 सीटों का उपचुनाव सब कुछ जाहिर करने की स्थिति में है। वो तो गनीमत है कि चुनाव आयोग ने अयोध्या इलाके की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव घोषित नहीं किया, अन्यथा हालात और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए विकट हो सकते थे। दरअसल बीजेपी के सामने 2-3 समस्याएं बड़ी हैं। पहला, जनता के मुद्दों से जी चुराकर इस देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति को उभार देने की कोशिश। आम जनता 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण में मस्त रहे और कॉरपोरेट की लूट इस देश में चलती रहे। इस मॉडल को जब जनता ने समझ लिया, आरक्षण के मुद्दे पर जनता आ गई, पेंशन के मुद्दे पर जनता आ गई, नौजवानों के रेलवे एनटीपीसी के मुद्दे पर जनता आ गई, अग्निवीर के मुद्दे पर जनता आ गई, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जनता आ गई, कथित जातिवाद के मुद्दे पर जनता आ गई, किसानों के मुद्दे पर, एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर जनता आ गई, तो दिक्कत स्वाभाविक है कि होनी है। एक भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दा, एक भी सकारात्मक मुद्दा किसी ने नहीं सुना होगा कि हाल के दौर में 10 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी, उत्तर प्रदेश में 7-7.5 सालों से सत्ता में बैठी हुई पार्टी जनता के बीच कोई सकारात्मक मुद्दा लेकर जा रही हो, विकास के मुद्दे को लेकर जा रही हो। कितनी नौकरियां दी गई, कितने रोजगार दिए गए, कितनी वैकेंसियां पारदर्शी तरीके से भरी गई, कितनी पेपर लीक को कितना रोका गया, और पेपर लीक की वजह से नौजवानों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है उसे रोकने में कितनी ऊर्जा खर्च की गई, इसको लेकर के सत्ताधारी पार्टी कहीं चुनाव में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एकमात्र फॉर्मूला, हर बीमारी का एक इलाज, कि किसी तरह से चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। और अखिलेश यादव ने भी जब विकास के मुद्दे को देखा कि इस मुद्दे से बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलते, अलग अलग समुदायों की चेतना जो विकास के मुद्दे से जुड़ी है, जो जनता के, किसानों से लेकर नौजवानों तक, पेंशनर तक, सरकारी कर्मचारियों तक, महिला सुरक्षा तक, सारे मुद्दे जो अलग अलग मुद्दे बने हुए हैं, उन सारे मुद्दों के बीच न्यूक्लियस के रूप में जब पीडीए आकर खड़ा हो गया, जाति गणना आकर खड़ी हो गई, राहुल गांधी की गारंटी आकर खड़ी हो गई, तब जाकर अखिलेश यादव को भी समझ में आया कि विकास का मुद्दा जब भाजपा नहीं उठा रही है तो विकास के मुद्दे पर उसे केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की जगह पीडीए सामने और विकास का मुद्दा सब्सिडी के तौर पर साथ में लेकर चलने से ज्यादा अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो अब चाहे किसी मीडिया का कॉन्क्लेव हो, चाहे जनता के बीच की चुनावी सभा, अखिलेश यादव ने उस रटे रटाए फॉर्मूले को अपना लिया है, क्योंकि जनता को भी वही भाता है जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में कमंडल की काट के तौर पर मंडल और मंडल की काट के तौर पर कमंडल को लाने के दौर में अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से प्रभावी दिखता है। फिलहाल दौर कमंडल का गिरता जा रहा है, मंडल का उठता जा रहा है, और यही लोकसभा चुनाव के नतीजों का एकमात्र सबक है, जिससे शायद बीजेपी ने तो सबक नहीं लिया,
अखिलेश यादव ने सबक ले लिया है, लेकिन क्या वो सबक इन 9 सीटों के उपचुनाव पर नतीजों में परिलक्षित होगा? मशीनी लोकतंत्र के दौर में थोड़ा जनता को भी देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई जनता इस चीज पर इस रूप में एतबार करती है, क्योंकि हमारे वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आधे कमेंट मशीनी चुनाव प्रक्रिया को लेकर होते हैं कि आखिर कितने लोगों का भरोसा इस पर बना हुआ है। खैर, जनता की अपनी राय है, उनकी राय का भी हम सम्मान करते हैं और सरकार का जो अपना तर्क है उन तर्कों का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन पारदर्शिता सबसे जरूरी है। चाहे ये किसी का तर्क हो या ना हो, उस पारदर्शिता की वकालत एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर हम जरूर करते हैं। चुनावी व्यवस्था ही पारदर्शिता का दूसरा नाम होती है, लेकिन इस पारदर्शिता के लिए क्या अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं? देखते हैं जनता के बीच उनकी चुनावी सभाएं किस रूप में सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।